आइए बच्चों, आज हम आपके लिए एक नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, प्रायिकता, प्रोबेबिलिटी। तो देखिए, प्रायिकता, प्रोबेबिलिटी ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसमें आपको हम लोग बेसिक कॉन्सेप्ट के कुछ पॉइंट्स डिस्कस करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं यादृच्छिक परीक्षण, रैंडम एक्सपेरिमेंट। ठीक, तो यादृच्छिक परीक्षण क्या होता है? ऐसे परीक्षण जिनको हम बार बार रिपीट करें, यानी बार बार दोहराएं और उनके जो रिजल्ट हैं वो अलग अलग प्राप्त हो, भिन्न भिन्न प्राप्त होते हैं। अर्थात ऐसे परीक्षण जिनका परिणाम यानी जिनका रिजल्ट हमें पहले से पता नहीं होता कि क्या होने वाला है, यादृच्छिक परीक्षण कहलाते हैं। एक बार फिर से, ऐसे परीक्षण जिनको बार बार दोहराने पर उनका परिणाम विभिन्न भिन्न यानी विभिन्न प्राप्त होते हैं, अर्थात जिनका रिजल्ट हमें पहले से पता नहीं होता, यादृच्छिक परीक्षण कहलाते हैं, रैंडम एक्सपेरिमेंट कहलाते हैं। वही आपको लिखा हुआ है, ऐसे परीक्षण जिनको बार बार दोहराने पर विभिन्न परिणाम प्राप्त होते हैं, अर्थात जिनका परिणाम पहले से ज्ञात नहीं होता, यादृच्छिक परीक्षण कहलाते हैं। आइए एक एग्जाम्पल देख लेते हैं, एक दो ठो। फॉर एग्जाम्पल आप जरा सोचिए, अगर आप एक सिक्के को उछालते हैं तो क्या आपको पहले से पता है क्या कि उस पे हेड आएगा? नहीं पता ना। उस पे हेड भी आ सकता है, टेल भी आ सकता है। पता चला आपने उछाला, किसी बार हेड आ गया, दूसरी बार टेल आ गया, तीसरी बार भी किया टेल आ गया, चौथी बार भी टेल आ गया, पांचवी बार हेड आ गया। यानी आप जब सिक्के को उछालते हैं तो आपके उसके रिजल्ट के बारे में आपको पता नहीं होता। ठीक, तो क्या कहलाएगा? यादृच्छिक परीक्षण कहलाएगा। जैसे एक हम पासे को फेंके, अब जैसे हम पासे को फेंकते हैं हमको नहीं पता होता कि पासे में एक आएगा कि दो आएगा कि तीन आएगा कि चार आएगा कि पांच आएगा कि छह आएगा। जब हमको उसके रिजल्ट के बारे में जानकारी नहीं है तो ऐसे परीक्षण को हम क्या कहते हैं? यादृच्छिक परीक्षण कहते हैं। तो उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। तो ठीक, जैसे एक पासे को उछालने पर उसमें 1 2 3 4 प्राप्त 5 6 प्राप्त होना, या एक सिक्के को उछालने पर उसमें हेड या टेल प्राप्त होना, क्या कहलाएगा? यादृच्छिक परीक्षण कहलाएगा। तो आप ऐसा करिए, इसकी परिभाषा को कॉपी कर लीजिए, फिर हम लोग अगला पॉइंट डिस्कस करते हैं। आइए बेटा, देखिए अगला पॉइंट डिस्कस करते हैं, प्रतिदर्श समष्टि यानी सैंपल स्पेस क्या होता है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको देखेंगे जरा सा। किसी यादृच्छिक किए गए प्रयोग में प्राप्त सभी संभव परिणामों से बने समुच्चय को प्रतिदर्श समष्टि कहते हैं। यानी हम कोई प्रयोग करते हैं, ठीक, उस प्रयोग में जितने संभव रिजल्ट हो सकते हैं यानी जितने संभव परिणाम हो सकते हैं, उनसे बना जो समुच्चय होगा वो क्या कहलाएगा? प्रतिदर्श समष्टि। एक बार फिर से इसकी परिभाषा को डिफाइन कर देते हैं। क्या बेटा? इसकी परिभाषा को डिफाइन कर देते हैं। किसी यादृच्छया किए गए प्रयोग में प्राप्त सभी संभव परिणामों से बना समुच्चय प्रतिदर्श समष्टि कहलाता है। आइए फिर से देखें, क्या होता है? किसी यादृच्छिक किए गए प्रयोग में, फिर से, किसी यादृच्छिक किए गए प्रयोग में प्राप्त सभी संभव परिणामों से जो समुच्चय बनता है उसे क्या कहते हैं? प्रतिदर्श समष्टि। प्रतिदर्श समष्टि को हमेशा कैपिटल एस से रिप्रेजेंट करते हैं। प्रतिदर्श समष्टि को हमेशा कैपिटल एस से निरूपित करते हैं। तो क्या बेटा? प्रतिदर्श समष्टि को
इंग्लिश में सैंपल स्पेस कहते हैं, इसलिए एस से प्रदर्श समष्टि को कैपिटल एस से क्या करते हैं, निरूपित करते हैं। कैसे निरूपित करते हैं, एस से निरूपित करते हैं। आइए एक आध एग्जाम्पल लेते हैं जिससे आपकी चीजें क्या होती हैं, क्लियर होती हैं। आइए एग्जाम्पल, जैसे मान लीजिए मैंने एक सिक्के को उछाला। अगर मैंने एक सिक्के को उछाला तो क्या क्या रिजल्ट मिल सकता है, या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा। इसका मतलब इनसे बना समुच्चय क्या हो जाएगा, प्रतिदर्श समष्टि क्या हो जाएगा, एच और टी। देखिए जैसे एक सिक्के को उछालने पर क्या बेटा, प्रतिदर्श समष्टि। तो अगर मैं एक सिक्के को उछालता हूं तो बताइए, एक सिक्के को उछालूंगा तो क्या क्या रिजल्ट हो सकता है। सिक्के को उछालने पर हेड भी आ सकता है और टेल भी। तो जितने संभव परिणाम, हेड भी हो सकता है, टेल भी हो सकता है। तो इसका जो प्रदर्श समष्टि क्या हो जाएगा, हेड और टेल। ये इसकी क्या हो गई, प्रतिदर्श समष्टि, सैंपल स्पेस हो गया बेटा। ठीक, इसी प्रकार दूसरा एग्जाम्पल ले लेते हैं। दूसरा एग्जाम्पल ले लिया, मान लीजिए मैं क्या कर रहा हूं, एक पासे को उछाल रहा हूं। तो एक पासे की उछाल की प्रतिदर्श समष्टि क्या हो जाएगी, क्या बेटा, एक पासे को क्या करने पर, उछालने पर क्या बेटा, प्रतिदर्श समष्टि। तो क्या हो जाएगी, जब हम एक पासे को उछालेंगे तो उस पासे की उछाल की प्रतिदर्श समष्टि क्या होगी। तो जब हम एक पासे को उछालेंगे तो प्रतिदर्श समष्टि एस बराबर, पासे को उछालने पर पासे में जो जो संभव स्थितियां, यानी जो जो रिजल्ट पॉसिबल हैं, तो बताइए क्या हो सकता है। एक आ सकता है पासे पर, दो आ सकता है पासे पर, तीन आ सकता है पासे पर, चार आ सकता है पासे पर, पांच आ सकता है पासे पर, छह आ सकता है पासे पर। तो क्या क्या आ सकता है, एक दो तीन चार पांच छह, तो ये कुछ भी आ सकते हैं। तो ये इसका क्या हो जाएगा, जितने संभव रिजल्ट हैं उनसे बना जो समुच्चय होता है वो क्या कहलाता है, प्रतिदर्श समष्टि, सैंपल स्पेस कहलाता है। ठीक, आइए एक एग्जाम्पल और देख लेते हैं। अगर मैं एक पासे और एक सिक्के को, दो चीज को उछालता हूं, यानी एक पासे को और एक सिक्के को उछालता हूं, तो देखो बेटा, एक सिक्के तथा एक पासे को उछालने पर क्या बेटा, प्रतिदर्श समष्टि। अब यहां पर सीखिए, मान लीजिए मैं एक सिक्के को भी उछालता हूं और एक पासे को भी उछालता हूं, दोनों को उछालता हूं, तो क्या क्या हो सकता है। हो सकता है सिक्के पर हेड आए और पासे पर एक आए। यह भी हो सकता है कि सिक्के पर तो हेड आए बट पासे पर दो आए। यह भी हो सकता है कि सिक्के पर तो हेड आए बट पासे पर हो सकता है तीन आए। हो सकता है सिक्के पर तो हेड आए बट पासे पर क्या आए, चार आए। यह भी हो सकता है सिक्के पर तो हेड आए बट पासे पर पांच आए। यह भी हो सकता है कि सिक्के पर तो हेड आए बट पासे में छह आए। यह भी हो सकता है कि सिक्के पर टेल आए, पासे पर एक आए, सिक्के पर टेल आए, पासे पर दो आए, सिक्के पर टेल आए, पासे पर तीन आए, सिक्के पर टेल आए, पासे पर चार आए, सिक्के पर टेल आए, पासे पर पांच आए, सिक्के पर टेल आए, पासे पर छह आए। तो जितने संभव परिणाम हो सकते हैं उन सबसे बना जो समुच्चय होगा, और चूंकि ये समुच्चय होता है इसलिए इसके अवयव को मझले कोष्ठक के अंदर लिखना अनिवार्य हो जाता है। तो एक सिक्के को छाला, एक पासे को छाला, तो सिक्के में जो जो हो सकता है, पासे में जो जो हो सकता है, उनसे जो बना समुच्चय होगा वो क्या कहलाएगा, सैंपल स्पेस प्रतिदर्श समष्टि। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको नोट डाउन करिएगा, कॉपी करिए।
आइए बच्चों, अब हम अगला पॉइंट डिस्कस करते हैं, घटना इवेंट। तो आखिर घटना या इवेंट क्या होती है? मान लीजिए हम कोई प्रयोग करते हैं, उस प्रयोग में प्राप्त सभी संभव जो परिणाम होंगे वो प्रतिदर्श समष्टि कहलाएंगे। अगर उस प्रतिदर्श समष्टि से हम कुछ अवयवों को या सारे अवयवों को किसी गुण के आधार पर, किसी गणितीय विधि के आधार पर या किसी विशेषता के आधार पर चुन लें और एक नया समुच्चय बना दें, तो उस नए समुच्चय को हम लोग घटना कहेंगे, इवेंट कहेंगे। एक बार फिर से, हमने एक कोई यादृच्छा प्रयोग किया, निश्चित है उस प्रयोग में कुछ निश्चित परिणाम मिलेंगे, उन परिणामों से बने समुच्चय को हम लोग क्या कहते हैं? प्रतिदर्श समष्टि कहते हैं। अगर उस प्रतिदर्श समष्टि से कुछ अवयवों को या सारे अवयवों को हम एक गुण के आधार पर, विशेषता के आधार पर या गणितीय विधि के आधार पर चुन लें और एक नया समुच्चय बना दें, तो उस नए समुच्चय को हम लोग क्या कहेंगे? घटना कहेंगे, इवेंट कहेंगे। वही डेफिनेशन हमने लिखी हुई है आपके लिए, जिससे आप डेफिनेशन लिख सकें। ठीक, घटना को कैपिटल ई से निरूपित करते, क्योंकि इंग्लिश में इसको इवेंट बोलते हैं, तो वही लिख दिया है। किसी यादृच्छिक किए गए प्रयोग में प्रतिदर्श समष्टि के अवयवों में से कुछ अवयव, कुछ अथवा सभी अवयवों को किसी गुण या विशेषता के आधार पर चुनकर एक बनने वाला जो समुच्चय होता है, वो बनने वाला समुच्चय घटना कहलाता है, इवेंट कहलाता है। घटना को सदैव कैपिटल ई से क्या करते हैं? निरूपित करते हैं। आइए एग्जाम्पल ले लेते हैं। यानी अगर मुझे घटना निकालनी है, इसका मतलब पहले प्रतिदर्श समष्टि प्राप्त करना होगा। तो जैसे क्या बेटा, एक पासे की फेंक पर 4 से बड़ा अंक आने की क्या बेटा? घटना। ये मेरा न्यूमेरिकल है। तो सबसे पहले घटना निकालने से पहले मैं उस घटना की प्रतिदर्श समष्टि को ज्ञात करूंगा, मतलब सैंपल स्पेस को ज्ञात करूंगा। तो आइए कैसे ज्ञात करेंगे? तो सबसे पहले चूंकि एक पासे की फेंक पर प्रतिदर्श समष्टि, यानी कहने का मतलब जब एक पासे की फेंकेंगे तो उसकी प्रतिदर्श समष्टि यानी सैंपल स्पेस क्या होगा। तो जब हम एक पासे को फेंकेंगे तो क्या क्या घटनाएं हो सकती हैं, जितनी क्या क्या परिणाम हो सकते हैं। या तो 1 आएगा, या तो 2 आएगा, या तो 3 आएगा, या तो 4 आएगा, या तो 5 आएगा, या तो 6 आएगा। मतलब मेरा 1 भी आ सकता है, 2 भी आ सकता है, 3, 4, 5, 6 कुछ भी आ सकता है। तो ये तो मेरी प्रतिदर्श समष्टि हो गई। अब बात करते घटना। घटना क्या है? 4 से बड़ा अंक आना। तो चूंकि घटना क्या है? 4 से बड़ा अंक आना, ये मेरी घटना है, यानी मेरी घटना इवेंट। मैंने कहा ना प्रतिदर्श समष्टि के अवयवों में से गुण अथवा विशेषता के आधार पर कुछ अथवा सभी अवयवों को। तो बताइए 4 से बड़ा अंक आना का गुण, ये गुण कौन सा? 4 से बड़ा अंक आना। तो 4 से बड़ा कौन कौन है? 5 और 6। ये मेरी क्या हो गई? घटना हो गई। ये मेरी घटना। 4 से बड़ा अंक आना, तो 4 से बड़ा अंक कौन कौन है? 5 और 6। ये मेरी घटना हो गई। एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं, अच्छा सा एग्जाम्पल लेते हैं। चलिए देखिए, अच्छा सा एग्जाम्पल लेते हैं। क्या बेटा, मान लीजिए मैं 2 पासों को फेंकता हूं, तो इसकी प्रतिदर्श समष्टि बड़ी अच्छी हो जाएगी। आइए ले लेते हैं सवाल। क्या बेटा, 2 पासों को फेंकने पर अंकों का योगफल 8 प्राप्त होने की घटना। अब बेटा मान लीजिए मैंने 2 पासों को फेंका, तो
तो उन पर अंकों का योगफल 8 प्राप्त होने की घटना। तो सबसे पहले मैं क्या सोचूंगा, यार मैंने 2 पासों को फेंका है, मेरी प्रतिदर्श समष्टि क्या प्राप्त होगी। तो इसका मतलब मैं सबसे पहले इनकी प्रतिदर्श समष्टि को ज्ञात करूंगा। तो चूंकि 2 पासों को फेंकने पर क्या बेटा, प्रतिदर्श समष्टि सैंपल स्पेस, तो वो क्या होगा, 2 पासों को फेंकने पर प्रतिदर्श समष्टि जितने संभव परिणाम होंगे, यानी सारे जितने संभव परिणाम होंगे उनसे बना समुच्चय। तो हो सकता है पहले पासे पर 1 आए, दूसरे पर भी 1 आए, हो सकता है पहले पर 1 आए, दूसरे पर 2 आए, हो सकता है पहले पर 1 आए, दूसरे पर 3 आए, हो सकता है पहले पासे पर 1 आए, दूसरे पर 4 आए, 1 आए, 5 आए, 1 आए, 6 आए। यानी चूंकि हम 2 पासों को फेंक रहे हैं तो अब क्या पता पहले पर क्या आ रहा है, तो हम सारी संभव जितने पॉसिबल रिजल्ट हो सकते हैं सभी को, तो पहले पर 1 आए, दूसरे पर 1 आए, पहले पर 1 आए, दूसरे पर 2 आए, पहले पर 1 आए, दूसरे पर 3 आए, पहले पर 1 आए, दूसरे पर 4 आए, पहले पर 1 आए, दूसरे पर 5 आए, पहले पर 1 आए, दूसरे पर 6 आए। ये भी हो सकता है पहले पर डायरेक्टली 2 आ जाए, दूसरे पर 1 आ जाए, 2 आ जाए, दूसरे पर 2, 2, 3, 2, 4, 2, 5 और 2, 6। इसको जरा ध्यान से देखिएगा, ये प्रायिकता में सैकड़ों बार यूज होने वाला प्रतिदर्श समष्टि है। हो सकता है पहले पासे पर 3 आ जाए, दूसरे पर 1 आ जाए, 3, 2, 3, 3, 3, 4, 3, 5, 3, 6। हो सकता है पहले पर 4 आ जाए, 1 आ जाए, 4, 2, 4, 3, क्या बेटा 4, 5, 4, 6। हो सकता है पहले पर 4, 1, 4, 2, 4, 3, 4, 4 भूल गया, 4, 4, 4, 5, 4, 6। फिर क्या आ जाए, 5, 1 आ जाए, 5, 2 आ जाए, 5, 3 आ जाए, 5, 4 आ जाए, 5, 5 आ जाए, 5, 6 आ जाए। और भी हो सकता है बेटा, पता चला 6, 1 आ जाए, 6, 2 आ जाए, 6, 3 आ जाए, 6, 4 आ जाए, 6, 5 आ जाए और 6, 6 आ जाए। तो ये इसकी पूरी प्रतिदर्श समष्टि बनेगी। 2 पासों को फेंकने पर प्रतिदर्श समष्टि, ये पूरी प्राप्त सभी संभव परिणाम। तो ये मेरी प्रतिदर्श समष्टि हो गई। अच्छा, ये प्रतिदर्श समष्टि हो गई मेरी, मुझे क्या निकालना है, घटना। घटना क्या है मेरी, अंकों का योगफल 8 प्राप्त होने की घटना। तो चूंकि घटना क्या है, अंकों का योगफल क्या बेटा 8 प्राप्त होना, ये मेरी घटना है। आइए अब मैं, घटना मेरी क्या है, अंकों का योगफल 8 प्राप्त होना, ये मेरी घटना है, ये मेरा इवेंट है। तो देखिए अंकों का योगफल 8, यहाँ अंकों का योगफल 8 नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है, यहाँ 1, 7, 6, 7 होगा, 2, 1। यहाँ पर देखिए अंकों का योगफल ये 2 और 6, अंकों का योगफल 8 मिल जाएगा। तो अंकों का योगफल क्या बेटा 2, 6। फिर जरा गौर से देखिए, अंकों का योगफल 8 प्राप्त होना 3, 5। तो क्या बेटा 3, 5। फिर देखिए 4, 4। फिर जरा देखिए 5, 4, 4, 5, 3 और 6, 2। तो ये मेरी प्रतिदर्श समष्टि। घटना क्या है, किसी गुण या विशेषता के आधार प्रतिदर्श समष्टि से कुछ अथवा सभी अवयवों को। तो गुण विशेषता क्या है, अंकों का योगफल 8 आना, ये गुण विशेषता है। तो मैं वो सारे अवयवों को उठा लूंगा जिनमें अंकों का योगफल 8 आ रहा होगा। तो 2, 6, 3, 5, 4, 4, 5, 3, 6, 2, ये मेरी क्या हो गई, घटना हो गई बेटा। ठीक, क्लियर बेटा। तो इस प्रकार आप प्रतिदर्श समष्टि भी सीख गए, घटना भी सीख गए। एक चीज और, अगर मुझे मान लीजिए प्रतिदर्श समष्टि निकालनी है, मान लीजिए 2 पासों को फेंका है, तो पहले पासे में कितनी घटनाएं हो सकती हैं, 6, दूसरे पासे पर भी 6, तो 36 स्थितियां मिलेंगी। देख लीजिए गौर से, 36 स्थितियां होंगी। मान लीजिए मैं एक सिक्के को फेंकता हूं और एक पासे को, तो सिक्के में कितनी स्थितियां, 2, पासे में 6, तो कुल 12 स्थितियां मिलेंगी। यानी मैं प्रतिदर्श समष्टि में अवयवों की संख्या डायरेक्टली भी निकाल सकता हूं। आगे आपको सिखाऊंगा, पहले आप इतनी चीज कॉपी करिए।
आइए बच्चों, अब हम लोग आते हैं प्रायिकता पर। ठीक, यादृच्छिक, इसके बाद सैंपल स्पेस और इसके बाद इवेंट। ठीक, ये 3 टॉपिक पढ़ने के बाद अब हम लोग आते हैं प्रायिकता पर। तो प्रायिकता वास्तव में होती क्या है? किसी घटना के घटने की जो संभावना होती है, उस संभावना को हम लोग प्रायिकता कहते हैं। अच्छा, फिर से, किसी घटना के घटने की संभावना को हम लोग उस घटना की क्या कहते हैं? प्रायिकता कहते हैं। तो आइए एक बार डिफाइन कर देते हैं, प्रायिकता क्या होती है। किसी घटना के घटने की संभावना को उस घटना की प्रायिकता कहते हैं। फिर से, प्रायिकता क्या होती है? एक वर्ड में फिर से, किसी घटना के घटने की संभावना को उस घटना की प्रायिकता कहते हैं। क्लियर बेटा? और अगर घटना ई है तो उसकी प्रायिकता प्रोबेबिलिटी ऑफ ई से निरूपित होती है। तो देखें, यदि घटना क्या है? ई है, तो उसकी जो प्रायिकता होगी, वो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई से निरूपित होगी। तो यदि कोई घटना ई है तो उसकी जो प्रायिकता होगी प्रोबेबिलिटी ऑफ ई से निरूपित होगी। अच्छा, एक बात समझिए, किसी घटना के घटने की संभावना है प्रायिकता। ठीक, अगर संभावना है तो इसका मतलब उसका मान 0 से 100 के बीच होगा। 1% संभावना है, प्रायिकता 1/100। 3% संभावना है, 99% संभावना है, यानी इसका मतलब कि प्रायिकता का मान हमेशा 0 से 100 के बीच होता है। 0 नहीं हो सकता, क्योंकि किसी घटना की प्रायिकता अगर 0 हो गई, इसका मतलब उस घटना को कभी घटना ही नहीं है, यानी वो असंभव घटना हो जाएगी। इसी प्रकार अगर किसी घटना के घटने की प्रायिकता 1 हो गई तो वो निश्चित घटना हो जाएगी, यानी उस घटना को निश्चित घटना है। इसका मतलब किसी घटना की प्रायिकता हमेशा 0 से 1 के बीच होती है। ना तो 0 हो सकती, क्योंकि 0 होने का मतलब वो घटना कैसी हो गई? संभव घटना हो गई। इसी प्रकार ना किसी घटना की प्रायिकता 1 हो सकती, क्योंकि 1 होने का मतलब निश्चित घटना हो गई। तो किसी घटना की जो प्रायिकता होती है, ये महत्वपूर्ण पॉइंट याद रखिएगा, किसी घटना के घटने की प्रायिकता हमेशा 0 से 1 के बीच होती है। अगर 0 हो गई तो असंभव घटना हो गई, और अगर 1 हो गई तो निश्चित घटना हो गई। इसका मतलब 0 से सदैव 1 के बीच होगी। इसका मतलब कभी प्रायिकता ऋणात्मक नहीं हो सकती। तो अगर कोई व्यक्ति आपसे कहे कि इसकी प्रायिकता ऋणात्मक है, तो कितना पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि प्रायिकता घटना के घटने की संभावना है, और संभावना 1%, 2%, 3%, 99% होती है। अगर 0 हो गई तो मतलब घटना घटना ही नहीं है, और 1 हो गई मतलब 100% हो गई, तो 100/100 मतलब 1 हो गई, मतलब वो निश्चित घटना हो गई। तो घटना की घटने की प्रायिकता हमेशा 0 से 1 के बीच होगी। तो किसी घटना के घटने की संभावना को उस घटना की प्रायिकता कहते हैं। अगर घटना ई है तो उसकी प्रायिकता प्रोबेबिलिटी ऑफ होगी। अब प्रायिकता का समुच्चय सिद्धांत पढ़ते हैं, जिससे हमारे न्यूमेरिकल सॉल्व होंगे। तो प्रायिकता का समुच्चय सिद्धांत, प्रायिकता का समुच्चय सिद्धांत, समुच्चय सिद्धांत। प्रायिकता के 2 सिद्धांत होते हैं, एक गणना का सिद्धांत और एक समुच्चय का सिद्धांत। अब समुच्चय सिद्धांत क्या होता है? किसी घटना की जो प्रायिकता होती है, उस घटना में उपस्थित अवयवों तथा उसके प्रतिदर्श समष्टि में उपस्थित अवयवों के अनुपात के बराबर होती है। फिर से, किसी घटना के घटने की प्रायिकता उस घटना में उपस्थित अवयवों और उसके प्रतिदर्श समष्टि के अनुपात के बराबर होती है। आइए देखते हैं।
किसी घटना की प्रायिकता, समुच्चय सिद्धांत, किसी घटना की प्रायिकता उस घटना में उपस्थित अवयवों तथा उसके प्रतिदर्श समष्टि में उपस्थित अवयवों के अनुपात के बराबर होती है। क्या बेटा? किसी घटना के, फिर से, किसी घटना की जो प्रायिकता है उस घटना में उपस्थित अवयवों तथा उसके प्रतिदर्श समष्टि में उपस्थित अवयवों के अनुपात के बराबर होती है। कहने का मतलब कि यदि कोई घटना, क्या है बेटा? ई है, तो घटना की जो प्रायिकता होगी ना बेटा, वो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई से निरूपित होती है। और वो किसके बराबर होती है? नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ई, यानी घटना में उपस्थित अवयवों की संख्या, इसे बोलते हैं नंबर ऑफ एलिमेंट, मतलब ई में अवयवों की संख्या बटे एन एस, मतलब प्रतिदर्श समष्टि, सैंपल स्पेस में अवयवों की संख्या। ये घटना की प्रायिकता हो जाती है, ये घटना की प्रायिकता हो जाती। फिर से देखें, किसी घटना की जो प्रायिकता होती है उस घटना में उपस्थित अवयवों तथा उसके प्रतिदर्श समष्टि में उपस्थित अवयवों के अनुपात के बराबर होती है। मतलब जो घटना की प्रायिकता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई, उस घटना में उपस्थित अवयवों यानी नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ई, मतलब इवेंट, मतलब घटना में, तथा प्रतिदर्श समष्टि यानी नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट एस में उपस्थित अवयवों की संख्या के अनुपात के बराबर होती है। आइए एक एग्जाम्पल देख लेते हैं तो चीजें क्लियर होंगी बेटा। एक पासे की फेंक में सम अंक आने की प्रायिकता। फिर से आइए एक न्यूमेरिकल ले लेते हैं तो प्रायिकता आपके थोड़ा सा मन में रच बस जाएगी। क्या बेटा? एक पासे की फेंक में सम अंक आने की प्रायिकता मान लीजिए मुझे ज्ञात करनी है, तो मैं क्या कर लूंगा? सबसे पहले तो उसकी प्रतिदर्श समष्टि को ज्ञात कर लूंगा। तो चूंकि एक पासे की फेंक की प्रतिदर्श समष्टि, सैंपल स्पेस, तो एक बात बताइए, जब आप किसी पासे को फेंकेंगे तो उसकी प्रतिदर्श समष्टि क्या होगी? या तो 1 मिलेगी, या तो 2 मिलेगी, या तो 3 मिलेगी, या तो 4 मिलेगी, या तो 5 मिलेगी, या तो 6 मिलेगी। यानी जब आप किसी पासे को फेंकेंगे तो उसकी प्रतिदर्श समष्टि यानी सभी संभव परिणामों से बना समुच्चय या तो 1 आएगा, या तो 2 आएगा, या तो 3, या तो 4, या तो 5, या तो 6। पासे में यही चीजें हैं। इसलिए आप बताइए एन एस यानी एस में अवयव गिन लीजिए, 1 2 3 4 5 6, यानी एस में कुल कितने अवयव हो गए? 6। घटना, चूंकि क्या बेटा? सम अंक आने की घटना, चूंकि सम, घटना क्या है आपकी? घटना क्या है? सम अंक आना, ये घटना है। तो घटना, इवेंट, सम अंक, तो प्रतिदर्श समष्टि के वे अवयव जो इस गुण को फॉलो करते हो, सम अंक लाते हो। तो बताइए कौन कौन सम है? 2 4 6। इसलिए एन ई यानी ई में अवयवों की संख्या तो 1 2 3, ये ई में अवयवों की क्या हो गई? संख्या हो गई। इसलिए प्रायिकता, इसलिए सम अंक आने की क्या बेटा? प्रायिकता। तो बताइए प्रायिकता क्या होती है? प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बराबर एन ई अपान एन एस। तो एन ई कितना है? एन ई में 3 अवयव, एन एस में गौर से देखिए
नंबर क्या होता है, किसी घटना के आने की प्रायिकता, तो सम अंक आने की प्रायिकता, तो सम अंक आने की प्रायिकता NE कितना है, 3 है, ये 3 है। NS कितना है, 6 है, यानी 1/2 हो गई सम अंक आने की प्रायिकता। तो इस प्रकार किसी भी घटना की मुझे प्रायिकता निकालने के लिए मुझे उसकी प्रदर्श समष्टि निकालनी पड़ेगी, घटना निकालनी पड़ेगी, और प्रायिकता क्या होगी, NE/NS, उसका यूज कर देंगे। ये समुच्चय सिद्धांत है, इसे आप कॉपी कर लीजिए, फिर हम आगे चलते हैं। आइए बच्चों, अब हम लोग प्रायिकता का गणना सिद्धांत पढ़ते हैं। अभिग्रहित सिद्धांत या गणना सिद्धांत या क्रमचय समचय कॉन्सेप्ट, इसको कुछ भी बोल सकते हैं। तो अब हम प्रायिकता का गणना सिद्धांत पढ़ते हैं। प्रायिकता का गणना सिद्धांत क्या होता है, किसी घटना की प्रायिकता जो होती है उस घटना के अनुकूल स्थिति और उस घटना के कुल स्थिति के अनुपात के बराबर होती है। फिर से, किसी घटना के घटने की प्रायिकता उस घटना के अनुकूल स्थिति और उस घटना की कुल स्थिति के अनुपात के बराबर होती है। आइए इसी को डिफाइन कर देते हैं। तो क्या बेटा, जरा ध्यान से देखिएगा, किसी घटना के, क्या बेटा, किसी घटना के, किसी घटना के, क्या बेटा, घटने की जो प्रायिकता होती है, किसी घटना के घटने की प्रायिकता उस घटना के अनुकूल स्थिति, उस घटना के अनुकूल स्थिति तथा उस घटना के कुल स्थिति के अनुपात के बराबर होती है। फिर से, किसी घटना के घटने की प्रायिकता, किसी घटना के घटने की प्रायिकता उस घटना के अनुकूल स्थिति तथा उस घटना के कुल स्थिति के अनुपात के बराबर होती है। इसलिए प्रायिकता बराबर क्या कह देते हैं, अनुकूल स्थिति, अनुकूल स्थिति बटे कुल स्थिति। तो प्रायिकता का ये मेजर कॉन्सेप्ट हो जाता है, किसी भी घटना के जो प्रायिकता होगी वो किसके बराबर होगी, अनुकूल स्थिति बटे कुल स्थिति के अनुपात के बराबर होगी। और यहीं से बहुत ज़्यादा यानी 90% न्यूमेरिकल आपके यहीं से सॉल्व होते हैं, इसी कॉन्सेप्ट से। आइए इस पे थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। क्या बेटा, यदि कोई घटना इस प्रकार है, यदि कोई घटना ई इस प्रकार है, किस प्रकार है, इस प्रकार है कि वह ए विधियों से, स्मॉल ए विधियों से क्या कर सकती है, घट सकती है, तथा बी, स्मॉल बी विधियों से नहीं घट सकती। तो फिर से, मैंने मान लिया एक कोई घटना है, मैंने माना एक कोई घटना है ई जो ऐसी है कि वो ए विधियों से घट सकती है और बी विधियों से नहीं घट सकती। तो घटना के, इसलिए घटना ई के घटने की प्रायिकता, घटने की प्रायिकता, बताइए, घटना ई के घटने की जो प्रायिकता होगी वो क्या हो जाएगी, घटना के घटने की अनुकूल स्थिति बटे कुल स्थिति। तो घटना ई के घटने की प्रायिकता बराबर घटना ई के
घटने की अनुकूल स्थिति, अब बटे क्या बेटा, कुल स्थिति। तो जरा ध्यान से देखिए, यानी कहने का मतलब घटना ई के घटने की जो प्रायिकता यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बराबर घटना ई के घटने की अनुकूल स्थिति। तो घटना ई के घटने की अनुकूल स्थिति क्या हो गई, ए, क्योंकि वह ए विधियों से घट सकती है। तो घटना के घटने की अनुकूल स्थिति क्या हो गई, ए, और बटे कुल स्थिति क्या हो गई, वो ए विधियों से घटती है, बी विधियों से नहीं घटती। इसका मतलब कुल स्थिति क्या हो गई, ए प्लस बी। इसे आप इक्वेशन नंबर क्या कर देंगे, फर्स्ट। जरा ध्यान से देखिएगा, बहुत डीप चीज पढ़ा रहा हूं। पुनः क्या बेटा, घटना ई के ना घटने की क्या बेटा प्रायिकता। तो ना घटने की प्रायिकता बराबर क्या हो जाएगी, घटना ई के ना घटने की अनुकूल स्थिति क्या हो जाएगी, घटना ई के ना घटने की अनुकूल स्थिति, अब बटे क्या बेटा, कुल स्थिति। अब आप यहां पर ध्यान से देखिएगा, जो घटना ई के घटने की प्रायिकता को पीई से और घटना ई के ना घटने की प्रायिकता को पीई नॉट से या ई बार से कहते हैं। फिर से, घटना के ना घटने की प्रायिकता को प्रोबेबिलिटी ऑफ ई नॉट या ई बार से निरूपित करते हैं, और वो क्या होती है, घटना ई के ना घटने की अनुकूल स्थिति। तो आप बताइए, घटना बी विधियों से नहीं घट सकती थी, तो घटना के ना घटने की अनुकूल स्थिति क्या हो गई, बी, अब बटे कुल स्थिति तो ए प्लस बी ही होगी। ए तरीके से घटना, बी तरीके से ना घटना, तो कुल स्थिति क्या हो गई, ए प्लस बी। इसे समीकरण दो फिर से देखिएगा, यहां पर घटना ई के ना घटने की अनुकूल स्थिति, तो घटना बी तरीके से नहीं घट रही, तो घटना बी के ना घटने की अनुकूल स्थिति बी है और कुल स्थिति ए प्लस बी है। अगर मैं समीकरण 1 व 2 को जोड़ दूं तो मिलेगा क्या, देखिए, समीकरण 1 व 2 को क्या करने पर, जोड़ने पर। जैसे मैं समीकरण 1 व 2 को जोड़ूंगा तो बताइए, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ई नॉट बराबर प्रोबेबिलिटी ऑफ क्या है, ए अपान ए प्लस बी। यहां पर देखिए, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई नॉट क्या है, बी अपान ए प्लस बी। अगर मैं देखूं तो ए प्लस बी दोनों से लासा हो जाएगा, ए प्लस बी से तो यहाँ ए बचेगा, ए प्लस बी से तो यहाँ बी बचेगा, और ए प्लस बी से ए प्लस बी पूरी तरह कैंसल हो जाएगा, तो एक आएगा। यानी यहाँ से जो मेजर रिजल्ट निकल कर आया, क्या निकल कर आया कि किसी घटना के घटने की प्रायिकता और ना घटने की प्रायिकताओं का योग हमेशा एक होता है। फिर से, ये सबसे मेजर रिजल्ट निकल कर आया कि किसी घटना के घटने की प्रायिकता और ना घटने की प्रायिकता का योग एक होता है। तो सोचिए, अगर घटने की निकालना हो तो ना घटने की घटा दूंगा, ना घटने की निकालना हो तो घटने की, यानी अगर पी निकालना है तो 1 माइनस पी नॉट, या पी नॉट निकालना है तो 1 माइनस पी। इसलिए प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बराबर क्या हो जाएगा, 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ई नॉट, अथवा प्रोबेबिलिटी ऑफ ई नॉट बराबर क्या हो जाएगा, ये चला जाएगा 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ई। इसका बहुत जबरदस्त हम लोग क्या करते हैं, यूज करते हैं, बड़ा जबरदस्त इसका यूज करते हैं। क्या बेटा, घटना प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बराबर 1 माइनस पी नॉट, या पी नॉट बराबर 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ई, बड़ा जबरदस्त यूज करते हैं। तो ये बहुत प्यारा कॉन्सेप्ट है, इसे कॉपी कर लीजिए आप लोग।